Welcome to MediJE classes. This is sixth lecture of General Principle and Process of Isolation of Element, class 12 Chemistry. Now, previous lecture में हमने कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक के आयरन के एक्सट्रैक्शंस देखे थे कि उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसको प्यूरिफाई करते हैं. नाउ इस लेक्चर का स्टार्ट करेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, एंड देन आफ्टर हम उस ओर्स में से सबसे ज्यादा प्रीफर किस ओर को करते हैं. ओके और फिर उससे हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं. तो फर्स्ट वी विल लिस्ट, अपने को पढ़ना है, दैट इज द टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ aluminium. Okay, now how it is important ores, that is ores of aluminium. सबसे important ores जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, that is the word bauxite. That is बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O हाइड्रेटेड. वही बाद में देखेंगे इसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं. एल्यूमिना अगर वाटर का अमाउंट हटा देते हैं तो ये आपका एल्यूमिना हो जाता है. बॉक्साइट. ओके, इसके अलावा फेल्ड्स्पार, फेल्ड्स्पार ये भी एल्यूमिनियम का ही कंपाउंड है. दैट इज पोटेशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम का भी, एल्यूमिनियम का भी, एंड 6SiO3. दिस इज कॉल्ड फेल्ड्स्पार. अगेन इट इज अ ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम. कोरंडम, कोरंडम that is Al2O3 बिना हाइड्रेटेड, बिना वाटर का, that is called कोरंडम. क्रायोलाइट, क्रायोलाइट that is Na3Al(F)6. this is the क्रायोलाइट. अगेन इट इज और आगे हम यूज भी करेंगे इसके क्रायोलाइट का, फर्दर हम यूज भी करते हैं. एंड कैओलिन, फोर्थ वन हो गया, फिफ्थ वन हो गया आपका कैओलिन. अगेन एल्यूमिना वाला पार्ट होता है इसमें, Al2O3.2SiO3 और हाइड्रेटेड अमाउंट भी होता है आपका. ओके, दैट इज कॉल्ड कैओलिन. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम है. बट हम ओर्स का जो एक्सट्रैक्शन कर दिया, यानी एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो हम करते हैं बॉक्साइट से. ठीक है, और जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज कॉल्ड हॉल हेरोल्ड प्रोसेस. ओके, सो इतने सारे ओर्स में aluminium is extracted from bauxite. Okay, and the process which is used for the extraction of aluminium is Hall Herold process. It is extracted by Hall Herold process. इसमें होता क्या है कि जो बॉक्साइट, उसको
डिहाइड्रेट कर देते हैं तो एल्यूमिना बोलते हैं Al2O3 दैट इज एल्यूमिना, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और एल्यूमिना का जो आपका कंडक्टिविटी होता है दैट इज ऑल्सो वेरी लो। तो सबसे पहले करते हैं क्या कि एल्यूमिना को ऐसे सब्सटेंस के साथ हम मिक्स करते हैं जो एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है, साथ ही साथ कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो इस केस के लिए हम बॉक्साइट में ऐड करते हैं आपका क्रायोलाइट Na3AlF6 जो होता है वो आपका, और कैल्शियम फ्लोराइड, ये दो चीज ऐसे होते हैं जो एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा तो उससे इजिली आप ऑब्टेन कर सकते हैं फर्दर कंपाउंड, यानी मेल्टिंग ज्यादा हो जाएगा तो हम फर्दर कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि Al2O3 यानी पहले हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एल्यूमिना को ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के कंसंट्रेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। फिर यहां पे प्यूरिफाइड Al2O3 is mixed with, किसके साथ मिक्स करते हैं, मिक्स विद क्रायोलाइट दैट इज Na3AlF6 और कैल्शियम फ्लोराइड to reduce the melting point and increase the conductivity, to reduce the melting point and to increase the कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने और मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए एल्यूमिना के साथ में हम स्मॉल अमाउंट में क्रायोलाइट और कैल्शियम फ्लोराइड का भी यूज कर देते हैं। अब ये एक मिक्सर ऑब्टेन हो गया। अब इस मिक्सर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ाने का मेन पर्पस यही था कि इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरेशन ये हेल्प करे, कंडक्ट करने में हेल्प करे। नाउ ये जो सॉल्यूशन ये मिक्सर ऑब्टेन हुआ, इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ कंटेनर जिसके लेयरिंग कार्बन का रहता है, यानी जो कंटेनर है उसमें लेयरिंग आपका कार्बन का रहता है। इस टाइप से देखिए, ये कंटेनर है, ओके, और इसके ये जो ऊपर का लेयरिंग होते हैं, ये जो लेयरिंग है ये रहता है आपका कार्बन का। मैं ऐसे बना रहा हूं तो ऊपर से कार्बन का एक लेयरिंग रहता है, ओके, इज द लेयरिंग ऑफ व्हाट, कार्बन, यानी एल्यूमिनियम का पार्ट होते हुए ऊपर से कार्बन का आपका लेयरिंग होता है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद में यानी पहले क्रायोलाइट के साथ मिलकर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम किया, अब इसके बाद में इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं किसमें, स्टील का ये जो वेसल होता है ये आपका स्टील का होता है, और ऊपर से ये जो पोर्शन होता है ये वाला ये होता है कार्बन लाइंड। कार्बन का कहते हैं, वादे पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे कैथोड और एनोड बना देते हैं, कैथोड की तरह काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है the obtained solution is then इलेक्ट्रोलाइज्ड। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड इन
कार्बन लाइंड स्टील वेसल, कार्बन के ऊपर का लेनिंग रहता है उसमें प्रोसीड करते हैं। ये जो कार्बन का लाइनिंग होता है ये एज अ कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। सो ऐसा लिख सकते हैं, द लाइंड कार्बन इज एक्ट एज कैथोड, ठीक है। फिर ये कैथोड की तरह हो गया यानी निगेटिव, और इसमें क्या करते हैं, आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आप इसमें प्लेस कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए एनोड, दैट इज दिस इज व्हाट एनोड, जो कि बना होता है आपका ग्रेफाइट से, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ओके। ये आपका ग्रेफाइट है, ओके, दिस इज द ग्रेफाइट ओर। नाउ अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, हम लिख सकते हैं एक्ट एज ए कैथोड while the graphite rod acts as एनोड, जो ग्रेफाइट रॉड डाला वो आपका एनोड की तरह काम करता है, ओके। नाउ अब इसमें होता क्या है कि इसमें Al2O3 है, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन Al2O3 को एल्युमिनियम में रिड्यूस कर देता है। सो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इन दैट कंडीशन Al2O3 इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बन। सो हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस Al2O3 reduced in Al by कार्बन, जो कार्बन होता है वो आपको उसमें कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन देख लेते हैं कि हाउ Al2O3 is converted into carbon. So Al2O3 पहले हमने देखा कि हमने जो क्रायोलाइट वगैरह ऐड किया वो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए, उसका पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई काम नहीं है, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करके बाहर निकल जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। ये कन्वर्टन हो गया आपका एल्यूमिनियम का और ये फॉर्मेशन हो जाता है आपका CO2 का। बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो 4 3 here is 3 6 2, ओके, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो जो एल्यूमिना, ये जो आपने कार्बन लगाया है वो कार्बन एल्यूमिनियम को एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन होता कैसे है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन गैस जाता है आपका एनोड के पास। एनोड ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट मतलब वन टाइप ऑफ कार्बन। सो ऑक्सीजन एट एनोड, इस एनोड से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। सो द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड, द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड, एनोड कौन सा है, ग्रेफाइट रॉड वाला है, वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, कार्बन के साथ में। लिबरेटेड एनोड रिएक्ट्स विद कार्बन ऑफ एनोड, एनोड से ही निकलता है एनोड के कार्बन, कार्बन ऑफ एनोड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है।
ओके, नाउ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली रिएक्शन क्या होता है ये देखिए. सो ओवरऑल रिएक्शन, दी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस क्या क्या होंगे, ऊपर में मैं इस पोर्शन को मेंशन कर देता हूं. ये स्टेप है, अभी अपने को सिर्फ रिएक्शन लिखना है, बस अपना काम कंप्लीट हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैथोड पे क्या होता है. तो कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन प्रोसेस. तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, ओके, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिड्यूस होकर के एल्यूमिनियम मेटल हो गया. उसके बाद एनोड पे देखिए, एनोड पे दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं. एनोड पे कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन -2 से रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन. CO2 कन्वर्ट होकर के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. ठीक है, ये सारे आपके ये सॉलिड फॉर्म में है, ये मेल्टेड फॉर्म में है, और ये तो गैसियस फॉर्म में है. इसी एनोड पे दूसरा रिएक्शन, अगर कार्बन ट्वाइस ऑफ O2 के साथ रिएक्शन किया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बनाएगा आपका CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ रिलीज होता है. तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में एनोड पे रिएक्शन ये है और कैथोड पे आपका रिएक्शन ये है. अगर एक ऑक्सीजन रिएक्ट किया, आयंस किया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ से लिबरेट होता है, और अगर 2 किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का मिक्सचर ही क्या होता है आपका, रिलीज होता है. सो दिस इज द ओवरऑल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, नाउ ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया. अब हम देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी मेटलर्जी. मेटलर्जी प्रोसेस में थर्मोडायनामिक्स का क्या रोल है. थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि कोई रिएक्शन थर्मली रिड्यूस का, यानी ओर्स को हम थर्मली हीट दे करके रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि रिडक्शन प्रोसेस है, और कि नॉर्मल कंपाउंड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसके बाद प्रोसीजर किया. तो थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट ऑफ मेटलर्जी का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन, यानी किसी कोई सब्सटेंस थर्मोडायनामिकली रिडक्शन हो सकता है या नहीं, रिड्यूस हो सकता है कि नहीं. यानी आपने हीट दिया, हीट देने से भी रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो हीट दिया तो वो सब्सटेंस हीट से ही रिड्यूस होगा या नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटलर्जी. अब उसके लिए कुछ कंडीशन है कि मेटलर्जी अगर रिड्यूस होता है तो उसके लिए जो अपना इंट्रोपी है, इंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, उस सब का वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए. तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी. ओके, उसमें गिब्स फ्री एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बेसिस पे आगे एलिंघम नाम का साइंटिस्ट ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था. ओके, जिससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन फेच किया जा सकता है. ओके, देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है. तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ
मेटलर्जी, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। नाउ किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी गिब्स किसी रिएक्शन का, अगर गिब्स फ्री एनर्जी आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होना कंपलसरी है। जिस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होगा सिर्फ वही रिएक्शन फिजिबल है। उससे फायदा क्या मिलेगा? अगर मैं किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को हीट दे रहा हूं और उसके गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है, यानी इंक्रीज हो, पॉजिटिव हो गया, तो मतलब वो रिएक्शन नहीं होगा। और अगर माइनस में आ गया तो मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल हुआ। तो थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट में मेनली होता है गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी, जो ऑलरेडी क्लास 11th में आ गया है, जिसमें स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी जिसके लिए निगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी जिसके लिए पॉजिटिव होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। रिएक्शंस वही प्रोसीड करते हैं जिसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव आता है। ओके, क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी टॉपिक आता है गिब्स फ्री एनर्जी का। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो दी गिब्स फ्री एनर्जी change, gives free energy change at any time t, किसी भी टाइम पे गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इंथैल्पी एंट्रोपी के टर्म में, ठीक है, एट एनी टाइम नहीं, एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर T, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गिब्स फ्री एनर्जी किसी रिएक्शन का फाइंड करना हो इज गिवन बाय व्हाट? दिस इक्वेशन इज डेल्टा G, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ऑलरेडी आपने ऐसा इक्वेशन पढ़ रखे हैं पहले से। व्हाट इज डेल्टा H? इंथैल्पी चेंज, वेयर डेल्टा H का मतलब है इंथैल्पी चेंज, ओके, एंड डेल्टा S है चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज, ओके, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी मीन्स रेंडमनेस, एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। अगर जैसे गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है, लिक्विड का एंट्रोपी उससे कम होता है, सॉलिड का एंट्रोपी बहुत कम होता है, बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल उतना फ्रीली मूव नहीं कर सकता जितना फ्रीली गैस के मॉलिक्यूल्स करता है। तो गैस का एंट्रोपी रेंडमनेस, गैस के मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस, मोशन बहुत ज्यादा हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? उसके बोलते हैं कि एंट्रोपी, जो उसका एंट्रोपी है वो ज्यादा है। सॉलिड का एंट्रोपी गैस के रेस्पेक्ट में कम होता है, जो लिक्विड होता है उसका एंट्रोपी यानी पार्टिकल का मूव करने का टेंडेंसी गैस से कम और सॉलिड से ज्यादा होता है, इसीलिए उसका एंट्रोपी इन बिटवीन लाई करता है। ओके, चेंज डेल्टा एस इज एंट्रोपी। नाउ ठीक है, वो भी किसी प्रोसेस में है, कोई भी रिएक्शन तभी प्रोसीड होता है, सो द रिएक्शन विल proceed only when gives free energy is negative। अगर gives free energy negative नहीं है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं करेगा। ओके, अब gives free energy
कौन से कंडीशन में आपका निगेटिव हो सकता है, यानी ये अपने पास में इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव कब हो सकता है। उसके लिए आपका टी डेल्टा एस का वैल्यू बड़ा हो तो निगेटिव वाला पार्ट बड़ा होगा, तो जब इससे माइनस करेंगे तो ओवरऑल डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव। सो नाउ कंडीशन फॉर निगेटिव गिब्स एनर्जी, सो condition for negative gives एनर्जी कब हो सकता है। पहला, इंट्रॉपी के रिगार्डिंग क्या कहना है, इन डेल्टा एस का पॉजिटिव हो, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव हो और टेम्परेचर का वैल्यू हाई हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रॉपी बढ़ता है। सो डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दैट इज विल इंक्रीज इन टेम्परेचर। डेल्टा एस, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब हुआ दैट इज टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, यानी अगर इंट्रॉपी का वैल्यू बढ़ता है, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेंडमनेस बढ़ जाएगा, रेंडमनेस बढ़ेगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल टी डेल्टा एस का वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो गया और ज्यादा भी हो गया, तो टी डेल्टा एस इंथैल्पी चेंज से ज्यादा हो जाए तो पोर्शन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर किसी दो रिएक्शन में, ठीक है, दो रिएक्शन है जिसके दो अलग अलग डेल्टा जी का वैल्यू है, ठीक है। सो और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये इंथैल्पी का वैल्यू निगेटिव हो, यानी हीट रिलीज होता हो। और दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि डेल्टा एच व्हाट शुड बी आइदर निगेटिव और लेस देन टी डेल्टा एस, या तो ये खुद निगेटिव हो जाए तो ये निगेटिव तो और भी निगेटिव होगा, यानी डेल्टा जी बहुत ज्यादा निगेटिव होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। या दूसरा ऑप्शन है कि ये निगेटिव नहीं भी हो तो एटलीस्ट इससे ये छोटा रहे, तो ये वाला पोर्शन ओवरऑल क्या आएगा, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा। अगर किसी दो रिएक्शन का, ठीक है, इफ टू रिएक्शन हैविंग डिफरेंस डेल्टा जी, यानी दो रिएक्शन में गिब्स एनर्जी का डिफरेंस अगर डेल्टा जी हो, तो ऐसे रिएक्शंस को, यानी एक से ज्यादा रिएक्शंस को जब हम कपलिंग करते हैं, ऐड करते हैं, तो भी आपका डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये जो डेल्टा जी का वैल्यू है, इस डेल्टा जी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, यानी जो आपका अपना गिब्स फ्री एनर्जी है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एलिंगम नाम के साइंटिस्ट ने एक डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, जिस डायग्राम को हम एलिंगम डायग्राम बोलते हैं। एलिंगम डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, एलिंगम डायग्राम से बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। एलिंगम डायग्राम के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल किस चीज को रिड्यूस कर सकता है, ओके। और खास करके एलिंगम डायग्राम जो होता है वो ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए डायग्राम बनाया गया है, ताकि जिससे हम इजिली बता सकें कि कौन सा मेटल
किस ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। एलिंगम डायग्राम से बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेन होता है, ठीक है। डेल्टा जी, तो एलिंगम डायग्राम सिंपली है क्या कि डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन है। टाइम के साथ में डेल्टा जी कैसे वैरी करेगा, आपको पता है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर वो रिएक्शन प्रोसीड होगा नहीं, और इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो डिसएडवांटेज तो नहीं है, लिमिटेशंस है कि ये ब्रॉडली बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बहुत हद तक एक्सप्लेन करता है। एलिंगम डायग्राम इज ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन का लास्ट चैप्टर है। तो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।